सर, मैं सुनील श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नहीं तो मेरी जैसा कि 23 तारीख को यूपी पीसीएस की रिजल्ट जारी हुई थी। उसमें हमारे साथ एक अभी तक के साधारण लड़के थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसी पद पे तैनात हो गए हैं। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या सफलता का राज है, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इनका रैंक कितना आया था और किस पोस्ट पे इनकी तैनाती हुई है। पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आ, आपकी क्या रैंक आई थी और किस पद पे तैनाती हुई है? सर मेरी 31st रैंक आई थी, 31वीं रैंक आई थी और मुझे डिप्टी एसपी का पद प्राप्त हुआ है। यानी आप डिप्टी एसपी के पद पे तैनात हुए। जी सर। क्या कारण रहा अभय वर्मा को ये जगह चुनने का? सर जैसा कि मतलब एक मुझे मतलब मेरे प्रेरणा के स्रोत रवि कुमार रंजन जी हैं, जो पीसीएस 2017 में क्वालिफाइड हुए और घर के भैया थे, तो उनको मैं देख के ये हुआ कि मुझे भी करना है ये चीज़। तो हम्म। वो जब आए मेरे पास 2019 में, तो हम कहे भैया हमको भी बताइए कैसे क्या होता है। तो उन्होंने पूरा एक आइडिया बताया कि ऐसे-ऐसे ही पढ़ना है और मैं फिर कहीं कुछ और नहीं देखा। मुझे बस उन्हीं का बताया हुआ चीज़ याद आ रहा था, मुझे यही पढ़ना है और मैं जहाँ भटक रहा था, मैं फ़ोन करता था उनको, उनसे बात करता था 10 मिनट, 20 मिनट, तो वो मुझे गाइड करते थे। तो फिर मतलब मैं करते-करते यहाँ तक मंज़िल तक पहुँच गया हूँ। यानी पूरी तरह से पहुंच गए। अब बस ये चाह है कि कब बदन पे वर्दी चढ़ जाए। जी सर, ये तो है माँ-बाप को देख के और खुशी होगी। हाँ। अच्छा, ये दूसरा चीज मेरा ये बताइए कि क्या सोचा गया था कि हम इस पद पे आएंगे, किस तरह से सेवा करेंगे, क्या सोचते? सर देखिए, सिविल सर्विस जो है हमको एक वाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे जो गरीब वर्ग है या फिर पिछड़ा वर्ग है या अल्पसंख्यक वर्ग है और चाहे महिलाएं हो गई, उनको जो बेसिक सर नीड्स हो गई या फिर बेसिक प्रॉब्लम जो वो सामना कर रही हैं, तो एक सिविल सर्विस में वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उनके लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो हाँ। सर यही सोच के मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट की थी कि मुझे कहीं न कहीं जो भी पिछड़े लोग हैं या फिर जो महिला हैं उनके लिए काम करना है। हम्म। तो किया गया था कि मतलब जो जिसको जो जरूरतमंद है, जो जिससे हमको हम कुछ करेंगे तो उनको फायदा मिल सकता है, कोई मिला जुला के ये किया गया। साथ ही साथ आप लोग को ये बता दूं कि अभय मात्र 24 साल के ही हैं। इतनी जल्दी इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। 10 दिसंबर 1999 है, तो 24 साल 1 महीना मेरा अभी टोटल हुआ है। बात आपको ये बता दें, जिस उम्र में लोग अभी बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, उसी उम्र में बहुत बड़ा करके अभय ने दिखा दिया। कहीं ना कहीं ये समाज में एक अलग ही संदेश जाएगा उन स्टेज के बच्चों को जो कि अभय के जितने हैं या फिर अब आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अभय जी से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपने पढ़ाई जो 1 to 10 होती है, कहाँ से शुरुआत की, ग्रेजुएशन क्या किया, ये सारी चीजें बताइए। सर 1 से 5 तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा। उसके हम्म। बाद मैं अंगेरा, मेरे मतलब होम टाउन में एक स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, अंगेरा शिशु ज्ञान मंदिर। 8 तक हम्म। मैंने वहाँ पढ़ा, फिर उन्हीं का एक स्कूल है रामहर्षि इंटर कॉलेज से। 10th तक पढ़ाई वहाँ की यूपी बोर्ड से। फिर मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में चला गया बाली में, वहाँ से मैंने इंटर किया और साथ में मैं कोचिंग लेता रहा। राहुल भैया थे, उन्होंने बहुत हेल्प की और अरविंद सर थे, उन्होंने मैथ में मेरी बहुत हेल्प की। तो इंटर तक तो मैं वहाँ से पढ़ा अपने होम टाउन से। उसके बाद मैं 2016 में इलाहाबाद आ गया। भैया लोग यहाँ थे तो मैं कहा कि अब चलते हैं, कुछ अच्छा करना है। तो मैं इलाहाबाद आया, फिर यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस देके बीए में एडमिशन ले लिया और बीए करता रहा। तो फिर सब नॉर्मल ही चल रहा था सब। फिर तैयारी चल रही थी, लेकिन 2019 में फिर रवि भैया आए मेरे रूम पे रुके और वहीं से उनको मेंस देना था 2018 का पीसीएस में। तो फिर उनसे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा करो अपना मीडियम चेंज कर लो, हिंदी से इंग्लिश कर लो। मैं बस उसी दिन 16 अक्टूबर 2019 तारीख है, मुझे अभी भी याद है। उसी दिन से ही मैंने, जैसे वो सुबह करके कह के गए लिखने अपना मेंस और मैं शाम को इंग्लिश में लगा पढ़ने,
मुझे कुछ उतना आ नहीं रहा था, लेकिन ये है कि मुझे अब करना है, भैया बोल दिए हैं तो करना है। बस ये मान के मैं करने लगा और धीरे-धीरे जो इंग्लिश था, धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 1 डेढ़ साल में कब मैं फुली कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में मुझे पता ही नहीं चला। यानी ये जाना जाए कि अभय शुरू से हिंदी मीडियम में थे जी, और जी। जब इन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो अचानक से इंग्लिश मीडियम में डाइवर्ट होने का मन किया किसी को देख के, अचानक से राइट? नहीं कहेंगे सर, क्योंकि वो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था 2019 में, 2019 उसके बाद जब भैया आए बोले कैसा है इंग्लिश करो, तो फिर मैं उनकी बस बात मान के कहा कि भैया बोल दिए तो हो, उनको वो कहें तो मेरा हो जाएगा। जैसे वो मुझे ये लगता था वो जो कह रहे हैं वो मैं करूँगा तो मेरा हो जाएगा, और वो जो-जो कहते गए मैं करता गया, आज मेरा सही में हो गया। तो उनको हाँ, बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ में इस 2023 मेंस में अरुण भैया हैं, साथ में हम लोग दोनों लोग मेंस दिए थे। उनका भी बहुत योगदान रहा है, अगर वो हमसे नहीं मिले, मतलब हम उनसे नहीं मिले होते तो शायद हम आज कहीं पद पे चयन नहीं होते, तो इन इस पूरे जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। यानी जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़ के कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं अभय एक प्रेरणा का स्रोत है उनके लिए, जो सोचते हैं कि मैं हिंदी में पढ़ के कुछ नहीं कर पाऊंगा, सारी चीजें इंग्लिश में आएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर मन में चाह हो ना करने की, तो आदमी शिखर को भी पा सकता है, आसमान को भी छू सकता है। टाइम टाइम थोड़ा बहुत लगता है किसी भी चीज को पाने के लिए, लेकिन आदमी कर सकता है ना वह? जी सर, बिल्कुल सर, उसका मैं एक आपके सामने उदाहरण हूँ कि अगर मैं क्लास 9th के जो स्कूल का सीज़नल टेस्ट होता है, मैं इंग्लिश में फ़ेल हो गया था। 40 में मुझे 8 हाँ, नंबर मिले थे, आज भी याद है, और पापा ने मुझे बहुत डाँटा था इसके लिए। लेकिन आज देखिए वही एक सामने लड़का है, पूरा इंग्लिश मीडियम में पूरा अपना मेंस लिखा है, पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया है, तो आप एक देख सकते हैं कि अगर आदमी लगातार किसी चीज़ को करने की चाह रखे, तो वो फिर लक्ष्य की प्राप्ति में कोई नहीं रोक सकता उसे। वैसे कहा जाए तो हमारे लिए भी अभय इंस्पायर होंगे, क्योंकि अभय से अभी जब मैं भी पढ़ाई कर किया करता था, अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन वो समय कुछ और था कि मैं भी ये सोचता था कि यार हिंदी मीडियम से पढ़ के कैसे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभय को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। जी सर जी, इस बार ही सर 2023 में पीसीएस में हिंदी मीडियम से काफ़ी रिज़ल्ट आए हैं। इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे उससे ज़्यादा ही हिंदी मीडियम में, तो एक तरह से ये बहुत पॉज़िटिविटी लोगों में गया है, जो हिंदी मीडियम से काफ़ी डिमोरलाइज़ हो गए थे कि हिंदी मीडियम में रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो अब का इस साल का रिज़ल्ट देख के उनके उनके में ये है कि मोटिवेशन रहेगा कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हो रहा है। यानी कुल मिला जुला के हिंदी मीडियम से भी पढ़ा जाए तो सिलेक्शन होगा बिल्कुल कोई। सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर दूसरा मीडियम दूसरा क्या मुझे लगता है कि मीडियम ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ज़्यादा मायने आपका डेडिकेशन और हार्ड वर्क रखता है, कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, कितना टाइम आप पढ़ाई को दे रहे हैं, ये ज़्यादा हाँ, मैटर करता है। मीडियम बस एक सर सोर्स माध्यम है कि हम कैसे अपने सवाल के जवाबों का हम वहाँ प्रस्तुत कर दे रहे हैं। लेकिन सर जब तक हार्ड वर्क आप नहीं करेंगे तब तक फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति होना थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया कि आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, राइट? जी सर। आपने और मैं ग्रेजुएशन बीए पीजी से कॉलेज किया है? जी सर ग्रेजुएशन बीए में किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू से मैंने पीजी कॉलेज जो अपना है महाराज का, उससे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल यानी साइंस। आप एमए। जी सर। अब ये बताइए कि बहुत लोग ये सोचते हैं, आज का पहले का दौर तो कुछ और था। लोग तो पहले का दौर ग्रेजुएशन को बहुत बड़ा समझते थे, और बीए करें चाहे बीएससी करें चाहे बीटेक करें या फिर और भी ग्रेजुएशन में बहुत स्ट्रीम्स है। लेकिन आज कोई बच्चा अगर बीए करता है, ये किसी पीजी कॉलेज से, तो लोग बहुत लोग के मन में ये सवाल आता है कि यार बीए कर रहा है और करेगा क्या, ये कल को जाके प्राइवेट नौकरी ही करेगा। तो उन लोगों को क्या किस तरह से बताएंगे वह? सर जैसे मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि बीए क्यों करो, बीए करके क्या करोगे? तो सर मेरा, हाँ, जब मैं इलाहाबाद आया था तो मेरा एक एम था कि मुझे यूपीएससी देना है, आईएएस बनना है। तो मेरा यही एम था, मैंने कहा कि बीए लूँगा तो काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन मतलब अगर देखा जाए ये सोच के कोई बीए ले रहा है तो फिर कोई उसमें
दम नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी से आप ग्रेजुएशन करिए। और बात रहा तैयारी का, तो वो एकदम अलग हो जाएगा। अगर आप बीटेक किए हैं फिर भी आपको उतना ही मेहनत करना है, बीए किए हैं उतना ही मेहनत करना है। तो सर बीए बहुत लेकिन ये है कि बीए से भी आदमी इस पद पर पहुंच सकता है। ये एक आपके सामने मैं उदाहरण हूँ। हम्म। और ये रहेगा कि पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सर रोडवेज में बस कंडक्टर है, महाराजगंज डिपो में अभी। अच्छा। जी। तो कहीं ना कहीं पिताजी को तो उस समय बहुत खुशी हुई होगी कि जब ये सोचा, ये सुना होगा कि मेरा बेटा डीएसपी के पद पे चयनित हो गए हैं। और कहाँ उन्होंने, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मेरा बेटा इस शिखर तक पहुंच सकता है। तो वो उस समय का क्या मूवमेंट था? सर जब रिजल्ट आया 8:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया, तो मैं सीधा पहला कॉल पापा को लगाया। और फोन किया तो बोला कि पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया है। तो हाँ। वो बहुत खुश हुए और तुरंत फोन पे ही रोने लगे। हम्म। तो फिर मैं कहा कि ठीक है, और फिर मैं मम्मी से बात किया, उनको बताया। तो वो भी भावुक हो गई। फिर यहाँ पे जितने भैया लोग थे सब एकदम घेर के अपने मेरे मतलब ऊपर बैठा लिया और चारों तरफ घुमाने लगे। हम्म। तो 22 तारीख को प्रतिष्ठा हुई लोगों के अंदर, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोगों के अंदर अलग ही उमंग था। तो 23 तारीख की लेट नाइट आप लोग का रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं देश को भी आप लोग के ऊपर बहुत कहा जाए तो गौरव होगा। और दूसरी चीज, घर वालों को तो जो अलग हुई वो अलग ही हुई। जी सर, जी सर, घर वाले बहुत खुश है, हर कोई खुश है। मेरे बाबा जी हैं, बाबा जी बहुत ही खुश है। मतलब पूरे घर में एकदम इस समय खुशहाली आई है। और भैया लोग, दोस्त लोग जितने हैं वो सब भी लोग बहुत खुश हैं। बताइए कि जब आप इलाहाबाद यहाँ से गए थे, आपने जब अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई करके पूरा करके आप जब इलाहाबाद गए, तो अगर देखा जाए पिताजी कंडक्टर है तो घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। जी सर, घर की स्थिति का मतलब फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम था। बीच-बीच में कभी-कभी सैलरी नहीं आती थी पापा का, तो दिक्कत होता था। लेकिन यहाँ हम्म। भैया लोग थे, वो काफ़ी हेल्प किए हैं। हीरू अच्छा। भैया, चंदन भैया, इन लोगों ने बहुत हेल्प किया है। हाँ तो हाँ। सर तो उसमें ये है कि मैं इन लोग का योगदान कभी भूल नहीं पाऊँगा। जब तक आप रहेंगे तब तक उन लोग का योगदान आप भूलेंगे नहीं, आप लोग हमेशा याद रहेगा। जी, जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि बैकग्राउंड फैमिली से जो आता है उसको कहते हैं कि बैकग्राउंड फैमिली से है, क्या करेगा, और जाके वहाँ तैयारी कर रहा है, नहीं हो पाएगा, क्या करेगा, तो उनको क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपको पहले अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन बनानी होगी कि आप दृढ़ संकल्पना लेना होगा कि मुझे करना है, जितना जल्दी हो सके उतना करना है। और जो भी सर मतलब अदर एलिमेंट है, जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, उससे एकदम दूरी बनाए रखिए। और सबसे पहले सर कि जो फैमिली सपोर्ट होता है, वो काफ़ी इसमें हेल्पफुल होता है। जैसे मेरे घर से कभी पापा ने प्रेशर नहीं किया कि क्या कर रहे हो, कब तक टाइम लगेगा। आज तक उन्होंने एक सवाल नहीं किया, बस बोलते थे कि ठीक है पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल होगा, इसमें नहीं तो उसमें होगा। और उन्होंने अभी मतलब 5 लोग भाई-बहन हैं और पाँचों लोग को इक्वली पढ़ाया, अभी भी सबको पढ़ा रहे हैं। और बहुत सपोर्ट किया फैमिली से, तो बहुत सपोर्ट रहा। और काफ़ी दोस्तों, जितने दोस्त थे वो सब भी हमेशा सपोर्ट करते थे, भाई हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो, हो जाएगा। तो सर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट में आपका क्वालिफाई हुआ? मेरा ये 3rd प्रयास था और दूसरा अच्छा। मेंस था, पहला इंटरव्यू था। अच्छा। तो उस दौरान मन में कभी ये नहीं आया यार छोड़ो, एक बार दिया, दो बार दिया और नहीं हो पा रहा है, घर से पैसा ले रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है, तो कभी ऐसा नहीं आया कि नहीं छोड़ो यार जाने दो? जब मैं पहला प्रयास 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें मैंने प्री पहली बार में क्वालीफाई कर लिया। और मेंस में थोड़ा मतलब कमज़ोर, मेंस तैयार उतना नहीं था, टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था, तो मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ। तो जो भी हाँ। मुझसे मिलता था कहता यार फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री निकालना बहुत बड़ी बात है, मेहनत करो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैं फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा 2 नंबर से रुक गया था।
अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने लगातार कहा कि अब नहीं रुकेगा, अब मैं मेंस की तैयारी करके और अच्छे से दूंगा। उसका मैं जनवरी में चला गया दिल्ली में, वहाँ अरुण भैया के पास रहने लगा हूँ। वो भी मेरे साथ प्री की तैयारी किए, फिर उनका प्री, दोनों लोग का प्री हुआ, फिर मेंस साथ में हम लोगों ने तैयारी की। तो फिर ये साथ में टेस्ट सीरीज लिखे, हर चीज किया। तो फिर एग्जाम में जब मैं पूरा एग्जाम दे के आया मेंस का, तो मुझे हो रहा था कि अच्छा गया है, नाम आया, रोल नंबर आना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि क्या पता नहीं आए कभी, दोनों हो रहे थे। तो जब देखा रोल नंबर मेंस में आ क्वालीफाई हो गया है, तो फिर दिल्ली चला गया। उसके बाद फिर वहाँ इंटरव्यू की तैयारी की, फिर अब रिजल्ट का वेट करते-करते मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जब रिजल्ट आया तो विश्वास हो गया था क्या कि अभय वर्मा DYSP के पद पे चयन हो गए? जैसे क्या कि बहुत लोग, अभय नाम के लोगों ने इंटरव्यू दिया था, मैं मिला भी था। तो मैं जो भी मुझसे कहता था कि रोल नंबर भेजो, तो मैं सबसे कहा था कि रोल नंबर से ही चेक करना, नाम से मत चेक करना। अगर रोल नंबर रहा तो ठीक, नाम मत डालना अभय कुमार, क्योंकि अभय नाम से शुरू में दिखेगा अभय तो खुशी होगी, फिर लास्ट में जाने पे तो भैया रिजल्ट आया तो भैया, हम, मैंने बोला मैं, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा, तुम लोग देखो। तो भैया रोल नंबर डाले, उसके बाद से चिल्लाने लगे कि डीएसपी मिला है, तो फिर सब यहाँ माहौल एकदम गर्म हो गया। तब माहौल एकदम पूरी तरह से गर्म हो गया। अच्छा अभय, ये बताइए कि आपने विदाउट कोचिंग या फिर कोचिंग लेके एग्जाम को क्लियर किया? नहीं, मैंने कोचिंग कहीं नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी था, और कुछ यूट्यूब से सोर्स रिसोर्स थे, उससे मैंने हम्म। एग्जाम को दिया था। और हाँ, मैंने कोचिंग नहीं ली थी कहीं भी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अभय आप मल्टी टैलेंटेड हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। या बस ये है कि कुछ आदमी अगर मेहनत करे तो कोई भी हासिल हो। अब जैसे दशरथ मांझी सर, उनका ले लीजिए उदाहरण में, तो उन्होंने पूरे चट्टान को, पहाड़ को तोड़ दिया था। तो ये तो बस हाँ। एग्जाम एग्जाम है, तो ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं कर सकता है, बिना नहीं कोचिंग के नहीं, भी ये हो सकता है। बहुत लोग को मैंने ऐसे देखा है कि बहुत लोग जब क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मतलब इस कोचिंग में जाना चाहिए था, उस कोचिंग में जाना चाहिए था, या फिर इस तरह से करना चाहिए तो लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है कि ये चीजें करने के लिए कोई बहुत कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब तो यूट्यूब पे इतने रिसोर्स आ गए हैं। मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज किया था, जो एआई है। भर भर के मैंने बहुत यूज किया, मतलब पूरा मेंस मैंने उसे अपना बहुत हेल्पफुल रहा। तो इतना अब तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी है, फिर यूट्यूब है, फिर और भी टेलीग्राम है, जहाँ रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है। तो मैंने इनका भरपूर यूज किया। और फिर मैंने, और जो भी मेरा पढ़ने का मटेरियल था उसको मैंने बहुत लिमिटेड रखा। मैंने हम्म। बहुत ही लिमिटेड रखा, और उसी में मैं तैयारी करके एग्जाम दिया था। मतलब कुल मिला जुला के अगर ये कहा जाए कि बहुत जरूरी नहीं है कोचिंग लेने का, खुद से अगर प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी जी सर, खुद से प्रयास किए, कई लोग तो यूपीएससी में आईएएस रैंक प्राप्त किए हैं बिना कोचिंग के। तो सर, ये ऐसा पॉसिबल है कि आप बिना कोचिंग के घर पे रहकर तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट, अभय हिंदी मीडियम से थे, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में गए। सेकेंड, अभय के पास रिसोर्स की बहुत कमी थी। एक अगर देखा जाए तो लोअर क्लास फैमिली से अभय आए, उन्होंने दिल्ली में आई तैयारी किया। जो तीसरी चीज थी, अभय इंस्पायर हुए। चौथी चीज, अभय 2 अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हो पाया, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। चौथा और सबसे बड़ी चीज कि अभय ने बिना किसी कोचिंग और बिना बहुत ऐसे रहते हैं बच्चे की कोचिंग के बदौलत कर लेते हैं, लेकिन अभय उनसे अलग हटते हैं। और अभय ने ये बता दिया कि अगर कुछ हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं बिना बहुत कम रिसोर्सेज के साथ। जी सर, जी सर, अच्छा, बिल्कुल। अब एक बात बताइए, जब आपका क्लियर हो गया, आपका चयन हो गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उस समय हेजिटेशन कैसी थी? नहीं, हेजिटेशन तो काफी था। एक तो पहला इंटरव्यू था, मैं पहला मॉक आईएएस में गया देने।
तो मैं बैठा तो मैंने अपने सूट का बटन वो कोट का बटन बंद करके बैठ गया था। मुझे पता नहीं था कि खोल के बैठना है। तो जब पूरा इंटरव्यू हो गया तो उन्होंने फीडबैक में सर ने बताया कि बैठते वक़्त आपको बटन खोलने हैं, तभी एक फ़ील आएगी प्रोफ़ेशनल का। तो वहाँ मतलब मैं बहुत घबरा गया था कि बहुत खराब गया है। मैं कई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। लेकिन फिर मैं लगातार मॉक जाता था, मुखर्जी नगर देने, डेली मॉक देने जाता था। फिर धीरे-धीरे वो हेजिटेशन खत्म हो गया और एकदम डायरेक्टली मैं बात करने लगा। फिर जब आयोग में गया तो वहाँ सर का जो बोर्ड था बहुत बहुत फ्रेंडली बोर्ड था और सर ने बहुत हेल्प किया बताने में कि मैं कहीं अटकता था तो सर तुरंत बोल देते थे। उसके बाद एकदम बोले कि ये आपका मतलब फैमिली है, आप फैमिली की तरह इंटरव्यू दीजिए, कोई यहाँ एक इंटरव्यू के जैसा इंटरव्यू नहीं होगा। तो मैं बोला कि ठीक है सर। हम्म, हम्म। जी। अच्छा अब है उन लोग को क्या कहेंगे जो ये सोचते हैं कि हम कोचिंग करके ही पास होंगे या फिर ये रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास तो हम नहीं कर सकते, उनको क्या कहेंगे अब है? सर देखिए इसमें अगर बहाना बनाना है तो आपके पास तमाम बहाने हैं। अगर आपको करना है तो फिर एक बहाना ही काफ़ी है कि मुझे करना है। सर रिसोर्स नहीं है तो अब अगर मेरे हिसाब से फ़ोन सबके पास है। अगर आप फ़ोन का है तो आप पूरा यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी आप फ़ोन से ही कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने हम्म, चैनल मुन्नाल सर का एक चैनल है, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमी दोनों तैयार मैंने किया था, बहुत अच्छे से किया था और ज्योग्राफी भी मैंने वहीं से किया था और कहीं से नहीं, वो फ्री में पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। वहाँ से मैंने तीनों सब्जेक्ट तैयार किए थे। कुछ मैंने सर्च करके यो दृष्टि आईएएस का वेबसाइट का, फिर ओनली आईएएस एडिटोरियल बहुत हेल्पफुल रहा इसमें। तो पूरे रिसोर्स का मैंने भरपूर यूज़ किया और फिर उसको ही मैंने तैयारी में लगाया। एक अहम सवाल है, जिस तरह से अब है डिस्प्ले पे दिख रहे हैं वैसे क्या रियल लाइफ में भी है? क्या सर? अब है डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, उस तरह से क्या जी, जी जुझारू सर। रियल में भी है? जी, जी, बिल्कुल सर, मैं ऐसे ही एकदम ये नेचर है और जितने दोस्त वगैरह हैं सबको मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ एकदम बॉटम टू अर्थ हूँ, एकदम सबसे ऐसे ही हूँ। तो हम अभय को लेके बात कर रहे थे, अभय की चीजें हमने जानी, अभय की स्ट्रगल लाइफ जानी, पिताजी क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस तरह से इन्होंने अपनी कहाँ पढ़ाई की, कितने साल के हैं, सारी चीजें हमने जानने का प्रयास किया। थोड़ा सा मैं अभय को डाइवर्ट करूंगा, थोड़ा सा अभय को जी, दूसरी तरफ लाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत है उनके लिए जो इन फ्यूचर इस चीज की तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी कारणवश रुक गए हैं। बहुत कुछ सवाल होगा, सारे सवालों के जवाब आज अभय से जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं अभय को डाइवर्ट कर रहा हूँ। अभय मेरे को ये बताइए कि एक नाम है मुखर्जी नगर, जी सर। शायद आप भी वहां रह के आए हैं, आपको बहुत रहा अच्छे से नहीं पता हूँ सर, मैं बस वहाँ 1-2 बार गया था इंटरव्यू देने। मैं असल में करोल बाग में रहता था। मुखर्जी नगर ठीक है, हिंदी मीडियम का हब है और करोल बाग इंग्लिश मीडियम, तो मैं करोल बाग में। ठीक है। अब कहा जाए कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में बैठ के एक ईंट सेकिए तो मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले बच्चे के सिर पे जाके गिरेगा, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? सर इसमें हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका कहीं सिलेक्शन या प्री में रुक रहा है या मेंस में रुक रहा है या फिर फाइनल, तो कहीं न कहीं सर मुझे लगता है कि वो कमी मेरे अंदर रह गई जिसकी वजह से आयोग ने मुझे नहीं चुना। तो अगर जहाँ कमी रहे वहाँ पे मैं सीधे अगर वार करूँ तो फिर सिलेक्शन में कहीं बाधाएँ नहीं आएँगी। तो सर जैसे कि मैं 2022 में मेरा प्री में 2 नंबर से रुक गया। तो मैं ये सोच लिया था कि प्री अब की नहीं रुकना है, इतना पढ़ना है, इतना हर चीज़ रट लेना है कि प्री नहीं रुके। फ्री हो गया तो फिर मेंस के लिए मैंने दिन-रात एक करके जितना टाइम बस सोने में जो जाता था टाइम जाता था, ना मैं पूरा पढ़ाई किया हूँ। 14 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 11 घंटा, 10 घंटा। तो सर ये था कि पढ़ना है और ना होना होना वो ईश्वर के हाथ में है। मैंने जब मेरा मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया तो मैं ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया कि जो होगा वो ऊपर वाला देखेगा। मतलब कुल मिला जुला के प्रयास आपने किया, बाकी सारी चीजें ईश्वर के हाथ में छोड़ दी। जी, 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 कि मेरे मेरे हाथ में जितना मेहनत था कि मुझे मेहनत करना है, तो मैंने पूरा फुल लगन से मेहनत की और फिर मैंने कहा कि अब ईश्वर देखेगा, जो होगा वही देखेगा। हाँ, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे,
और कितने घंटे अपने आप को रेस्ट में देते थे, इससे ताकि जो बच्चे हैं वो कुछ सीखेंगे? जी देखिए, नॉर्मली मतलब अगर एग्ज़ाम नहीं है तो मैं 9 से 10 घंटा पढ़ता था, 8 से 9 घंटा यही मेरा रूटीन था। और अगर प्री नज़दीक आ गया, मेंस आ गया तो पढ़ाई थोड़ा बढ़ जाती थी और रेस्ट में मैं 8 से 9 घंटा सोता था। उससे कम सोने पे मुझे मुझे नींद में रहता था। तो इसलिए मैं भरपूर नींद लेता था और फिर थोड़ा-सा फ़ोन हो गया या दोस्तों से मिलना-विलना ये सब तो 1-2 घंटा इसमें जाता था। बाकी जितना हो सके पढ़ाई पे ही ध्यान देता था। बताइए कि बच्चों को किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, प्री के लिए जितना कम रिसोर्स ओनली मैंने प्री के लिए घटना चक्र पढ़ा था, पूर्वावलोकन करके आता है। तो उससे मैं पूरा मतलब जितना भी जीएस का है उससे मैं तैयार किया और करंट अफेयर के लिए आय दृष्टि घटना चक्र आया था वो और एक प्रया प्र प्रहार मैगज़ीन है, मैंने उसको लिया था पिछले साल, तो वो दोनों बहुत हेल्पफुल रहा और मेंस के लिए शून्य आईएएस का एक बुक है। उसको मैंने पढ़ा और उसी से मैंने नोट्स बनाए थे पॉइंट वाइज़ में, क्योंकि मैंने मेंस में पॉइंट वाइज़ में लिखा हुआ था, तो पॉइंट वाइज़ में लिखा था तो उसी तरह मैंने नोट्स बनाए थे। जी, जी। मिला-जुला के ये है कि पॉइंट वाइज़ और भी जो चीज़ें आपने बताई उस तरह से तैयारी। अगर कोई हाँ, सर करंट अफेयर में आर्टिकल दिख गया तो मैं उसको नोट डाउन अपने कर लेता था कि कहीं एग्ज़ाम्पल में या फिर कोटेशन में मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो सर ऐसे ही बनाया था। तो हमारे साथ बात कर रहे थे अभय वर्मा, जो कि जी, सर। डीवाईएसपी पद पे जिनका चयन हो गया। कहीं न कहीं ये उन लोगों के लिए अगर कहा जाए तो बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, जो अनेकों चीज़ें सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएँगे। दूसरी चीज़ कि ये इन्होंने सफलता पा लिया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से जय हिंद भैया। और थैंक एक यू लास्ट सर। सवाल ये रहेगा कि जी, सर। जब आप के वतन पे वर्दी आ जाएगी, तो क्या जी, ईमानदारी सर। से काम होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी के लिए हमने इतनी मेहनत की कर पढ़ाई की है कि जो पुलिस का अभी तक सर लोगों के मन में डर है कि पुलिस बहुत ब्रुटैलिटी करती है, पुलिस से डरना चाहिए। पहले तो मैं लोगों के अंदर वो खौफ खत्म करूँगा जो नेगेटिविटी पुलिस को लेके लोगों के मन में बैठा हुआ है। एकदम फ्रेंड बन के उनका जो भी दिक्कत है उनको दूर करना है, ताकि उनको इन फ्यूचर अब जो भी ऑफिसर आएँगे वो यही करेंगे कि लोगों के अंदर पुलिस को लेके जो भी नेगेटिविटी बनी है उसको दूर करें। सर एकदम मैं ईमानदारी से अपने लगन से मैं अपने काम को शुरुआत करूँगा। चलिए अभय, आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इन फ्यूचर जब आप वर्दी आपके बदन पे चढ़े, तो जो लोग के मन में जो आम इंसान होते हैं, उनके मन में ये सोचते हैं कि हम पुलिस से ये नहीं कह पाएँगे, वो नहीं कह पाएँगे। तो आपसे आशा है कि इसको दूर करने का प्रयास करेंगे और जो बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको उनका हक दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। बाकी आपसे आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।